नमस्कार चक्षुदर्शी के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल और आज बात वही आजकल मुद्दा दरअसल दुनिया में एक ही है कि इजराइल और ईरान के युद्ध में क्या हो रहा है। क्या ये युद्ध विश्व युद्ध में तृतीय विश्व युद्ध में तब्दील होगा या नहीं होगा। तो इस घटनाक्रम में सबकी रुचि है, इसलिए मैं आज इसी मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। आप देखें कि पिछले 24 घंटे में जिस ढंग से रूस और चीन ने अमेरिका को चेताया है, उसके बाद अमेरिका की सिट्टी पिट्टी गुम है। अन्यथा कल तक अमेरिका इजराइल के साथ तो खड़ा ही है, बल्कि सीधे युद्ध में भी शामिल होने की धमकियां दे रहा था। और सबका टारगेट, इजराइल का भी टारगेट ये था, अमेरिका भी टारगेट ये था कि जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं आयतुल्लाह अली ख़ोमेनी, उनको रास्ते से हटा दिया जाए, वहाँ सत्ता परिवर्तन कर दिया जाए। लेकिन रूस ने स्पष्ट तौर पर जब कहा, रूस के जो प्रवक्ता हैं, पुतिन के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जब ये कहा कि रूस ईरान में सत्ता परिवर्तन को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, तो अचानक से इजराइल के सुर भी बदल गए और अमेरिका की सुर भी बदल गए। इधर चीन ने भी कमोबेश इसी तरह की प्रतिक्रिया दी और इजराइल को अपनी हद में रहने के लिए चेताया। तो अब स्थिति ये हो गई है कि अमेरिका के लिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भयगत सांप छछूंदर केरी की स्थिति से गुजर रहे हैं। अब वो न इस युद्ध से अपने आप को बिल्कुल विड्रॉ कर सकते हैं, यानी वो इजराइल को अकेला भी नहीं छोड़ सकते और इस युद्ध में सीधे कूद भी नहीं सकते, क्योंकि अगर अमेरिका इस युद्ध में सीधा कूदता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इस युद्ध में फिर रूस भी कूदेगा, इस युद्ध में फिर चीन भी कूदेगा। और किस तरीके से कूदेंगे ये, जब ये दो तीन महाशक्तियां आपस में भिड़ेंगी तो निश्चित है कि पूरी दुनिया डामाडोल होगी। तो इसलिए इस समय अमेरिका ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो इस युद्ध में सीधा हिस्सा नहीं ले रहा है और इजराइल ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि इस युद्ध का लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं है। जबकि कल तक इजराइल ने साफ कहा था कि उसके निशाने पर ख़ोमेनी हैं और ट्रंप साहब तो आपको मालूम ही है G7 की बैठक छोड़ करके, बीच में छोड़ करके वाशिंगटन चले गए थे और उन्होंने कहा था कि हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। अब ये बड़ा क्या था, ये अब रहस्य का एक हिस्सा हो गया है। दरअसल माना ये जा रहा है कि अमेरिका ने जो अभी जो रणनीति बदली है, रूस की आंखें तरेने के बाद, चीन की घुड़की देने के बाद, उसके पीछे इसकी कूटनीति है। अमेरिका इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है। महाशक्ति है, अपने आप को महाशक्ति मानता भी है और जाहिर कराने की कोशिश भी करता है। तो मुझे लगता है कि ये अमेरिका की कूटनीति का एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान को परमाणु संधि पर दस्तखत करने के लिए जो अल्टीमेटम दिया था, उसकी अवधि 60 दिन थी। तो अभी उसमें काफ़ी वक्त बाकी है। दूसरा कारण ये हो सकता है अमेरिका के पीछे हटने का या अपने तेवर बदलने का, कि अमेरिका में जो आंतरिक स्थिति है वो भी इस समय ट्रंप के पक्ष में नहीं है। अमेरिका के कई राज्यों में गृह युद्ध जैसी स्थिति है। अमेरिका की जो अप्रवासी नीति है उसको लेकर के व्यापक तौर पर असंतोष है। आप देखा ही कि कैलिफोर्निया और लॉस एंजल्स में और दूसरे कई शहरों में ट्रंप के खिलाफ भयंकर प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनियाँ हो रही हैं। ट्रंप सरकार को स्थिति से निपटने के लिए नेशनल गार्ड्स भेजने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में ट्रंप के सामने, माननीय ट्रंप के सामने कोई विकल्प नहीं है कि वो इस युद्ध से अपने आप को थोड़ा सा दूर रखें। तीसरा ये है कि ये एक अमेरिका की रणनीति भी हो सकती है कि वो इजराइल और ईरान युद्ध में शांति स्थापना के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे और उसके जरिए शांति स्थापित करे, यानी डरा धमका के। लेकिन अब आज की दुनिया में कोई डरता नहीं है और डरा के आप किसी से शांति की स्थापना नहीं करा सकते। ईरान और इजराइल का युद्ध तो अभी 8 दिन हुए हैं। यूक्रेन और रूस का युद्ध चलते हुए 2 साल से ज़्यादा हो गया है। रूस के सामने यूक्रेन की कोई बहुत हैसियत नहीं है, लेकिन युद्ध जारी है। उसे डरा के धमका के युद्ध से अलग नहीं किया जा सका, उससे वैसा युद्ध विराम नहीं कराया जा सका जैसा कि भारत और पाकिस्तान के 3 दिन के युद्ध के बाद कराया लिया गया।
अब करा लिया गया, कर लिया गया, इसको लेकर के विवाद है, बहस, इसको हम अलग छोड़ देते हैं। अभी तो बात यह है कि सीधे सीधे जो ईरान का और इजराइल का युद्ध है, इसमें परिदृश्य बड़ी तेजी से बदल रहा है। एक वजह ये भी हो सकती है अमेरिका के पीछे हटने की कि ईरान ने अमेरिका की धमकी के सामने घुटने नहीं टेके। उसने कहा हम डरने वालों में से नहीं हैं, आप हम पर हमला करेंगे तो हम भी आप पर हमला करेंगे। और ईरान ने ये करके दिखाया। ईरानी मिसाइलें जब इजराइल में स्थित अमेरिका दूतावास के आसपास गिरी तो पूरा अमेरिका दहशत में आ गया। खुद राष्ट्रपति ट्रंप को लगा कि अगर अमेरिका के कुछ भी नागरिक इस युद्ध में मारे जाते हैं तो अमेरिका में उनके खिलाफ बगावत हो जाएगी। क्योंकि देखिए, अमेरिका में जो नागरिकता बोध है वो बहुत विचित्र किस्म का है। अमेरिका की कोई भी सरकार रही हो, कोई भी राष्ट्रपति रहा हो, वो अपने नागरिकों को इतनी आसानी से मरने नहीं देता जितनी आसानी से कि दूसरे राष्ट्रों में हो जाता है। भारत में हुआ, यूक्रेन में हुआ, और सीरिया वीरिया में तो आपको मालूम ही है कि लोग गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। वहाँ शांति नहीं हो पाई। तो ऐसे में इजराइल और ईरान के बीच शांति की स्थापना कैसे हो सकती है? अब एक ही विकल्प बचा है कि ईरान और इजराइल खुद आपस में बैठ करके कोई ऐसा समझौता कर लें, कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाल लें जिससे कि ये युद्ध रुक जाए। अन्यथा ईरान को लेकर के जो भ्रम था इजराइल को, इसको तो वो चींटी की तरह मसल देगा, वो अब दूर हो गया है। ईरान ने जिस तारत्व से, जिस तेज़ी से अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं, उससे इजराइल थर्राया हुआ है। इजराइल को ये अनुमान था ही नहीं कि ऐसी प्रतिक्रिया ईरान की तरफ से होगी। उसे लग रहा था कि 1-2-3 दिन के हमले में ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन ईरान ने घुटने नहीं टेके। ईरान लगातार लड़ रहा है, और ईरान ने घुटने नहीं टेके इसकी वजह साफ दिखाई दे रही है कि ईरान के पीछे रूस भी आके खड़ा हो गया है, ईरान के पीछे चीन भी आके खड़ा हो गया है, और इजराइल के पीछे तो अमेरिका के अलावा कोई दिख नहीं रहा। हालांकि यूरोप के तमाम जो देश हैं, इंग्लैंड है, और इंग्लैंड से जुड़े जो देश हैं, जो इंग्लैंड को अपना आज भी राजा मानते हैं, वो जो देश हैं वो हैं, लेकिन खुल के कोई सामने नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि अमेरिका की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। अमेरिका को अपना मान सम्मान बचाना मुश्किल हो रहा है। अब मज़े की बात यह है कि इस युद्ध में भारत की कोई भूमिका दूर दूर तक, मीलों दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। भारत ने रूस या चीन की तरह खुल करके न इजराइल को धमकाया है, न अमेरिका को चेतावनी दी है। इससे लगता है कि भारत अभी महाशक्ति बनने से मीलों दूर खड़ा हुआ है। वो विश्वगुरु बनने का जो बात करता है उसमें भी कोई दम नहीं है। अन्यथा इस युद्ध में भारत भी चाहता तो इजराइल को आंखें दिखा सकता था, अमेरिका को आंखें दिखा सकता था। भारत ने दिखाई हैं। 1971 के युद्ध के याद कर लीजिए, जब 7वां बेड़ा अमेरिका ने भेजने की बात कही थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस धमकी को अनदेखा कर दिया था। उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके ही वो मानी, और 90,000 सैनिकों का उन्होंने समर्पण पाकिस्तान की सेनाओं का करा के दिखाया। तो ऐसे में भारत की आप भी तादाद बढ़ी 71 से अब हम 2025 में बैठे हुए हैं। हमारी जनसंख्या बढ़ी है, हमारी सैन्य शक्ति बढ़ी है, सैन्य क्षमता बढ़ी है, तकनीक में हम आगे बढ़े हैं। ये हमने 3 दिन के ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया। तो हमें भी कुछ ना कुछ स्पष्ट रूप से इस युद्ध के बारे में बोलना चाहिए था, लेकिन भारत में पता नहीं भारत सरकार के कौन सलाहकार हैं, प्रधानमंत्री जी के कौन सलाहकार हैं, जो प्रधानमंत्री जी को लगातार इस मामले पर मौन धारण करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अन्यथा माननीय प्रधानमंत्री तो दौड़ के यूक्रेन और रूस का युद्ध शांत कराने के लिए 2 बार गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने केवल बात किससे की है? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से 35 मिनट बात की है। क्या बात की है दुनिया को नहीं पता। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात कर ली, क्या बात की किसी को पता नहीं। लेकिन उन्होंने ईरान के किसी भी नेता से बात नहीं की, खोमेनी से बात नहीं की, और बाकी दूसरे लोगों से भी बात नहीं की। इससे साफ जाहिर है कि भारत का जो रुख है वो इजराइल के प्रति सॉफ्ट है। इजराइल के प्रति झुकाव भारत का ज़्यादा है।
ईरान के प्रति नहीं। जबकि ईरान में आपको पता है कि 1 लाख के आसपास भारतीय रहते हैं। ईरान में भारत का बहुत सा पैसा लगा हुआ है। वहाँ की परियोजनाओं में चाबहार परियोजना का खास तौर पर जिक्र किया जाता है। और कूटनीतिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी, सांस्कृतिक दृष्टि से भी ईरान से भारत के रिश्ते आज के नहीं हैं। इजराइल बनने से पहले से हैं ईरान से रिश्ते भारत के। तो ऐसे में भारत को भी एक स्टैंड, क्लियर स्टैंड रूस और चीन की तरह लेना चाहिए था। इससे भारत की दुनिया में हैसियत बनती, भारत का एक धमक होती दुनिया की वैश्विक राजनीति पर। लेकिन भारत ने ये अवसर गंवा दिया। और ये अवसर सिर्फ मेरे ख्याल से इसलिए गंवाया गया क्योंकि भारत सरकार के पास इस समय विदेश नीति को वक्त के अनुसार, देश काल परिस्थितियों के अनुसार ढालने का और उस पर अमल करवाने का मादा रखने वाला कोई आदमी नहीं है। अगर होता तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ ज़रूर बोलता इस युद्ध के बारे में। किसी के पक्ष में तो खड़ा होता खुल के, चाहे इजराइल के पक्ष में खड़ा होता, चाहे ईरान के पक्ष में खड़ा होता। और नहीं होता तो एक रेफरी की तरह दूर खड़ा होकर अमेरिका को आंखें वैसे ही दिखा देता जैसे चीन ने दिखा दी, जैसे रूस ने दिखा दी। अब भारत इस मामले में क्यों गोड़ खाकर बैठा है ये कहना बड़ा मुश्किल है। अब भारत इसमें मुश्किल ये है कि आप भारत की सरकार के मुखिया से कोई सवाल नहीं कर सकते हैं, किसी भी मुद्दे पर सवाल नहीं कर सकते हैं। अगर आप सवाल करते हैं तो आपको देशद्रोही मान लिया जाता है, आपको देश का प्रधानमंत्री का शत्रु मान लिया जाता है, आपको कांग्रेसी मान लिया जाता है, आपको अरबन नक्सल मान लिया जाता है। लेकिन सवाल तो होते हैं, सवाल किए जाने चाहिए। भारत की जनता ये जानने का हक रखती है कि आप आखिर देश को बताएं कि आप किसके साथ खड़े हैं। आप अमेरिका के साथ खड़े हैं, आप इजराइल के साथ खड़े हैं, आप ईरान के साथ खड़े हैं, या सबके साथ खड़े हैं। आप अब उस दौर को तो नकार चुके जो नेहरू और गांधी का दौर था, जिसमें हम निर्गुट आंदोलन की बात करते थे, हम उसके नेता भी होते थे। फ़लस्तीन पे हमारी नीति पहले कुछ होती थी, आज फ़लस्तीन पे हमारी नीति कुछ और है। तो ऐसे में आप देखें कि भारत की स्थिति भी बहुत ज़्यादा दयनीय इस युद्ध में हुई है और एक्सपोज हुआ है भारत विदेश नीति के मामले में। मुझे ये कहने में थोड़ा लज्जा महसूस होती है कि भारत ने एक बहुत अच्छा अवसर गंवा दिया। भारत अपनी शक्ति का मुजाहरा इस मौके पर कर सकता था। या तो वो इजराइल को हटकता, उसको हड़काता है, या अमेरिका से कहता है कि आप इस युद्ध से दूर रहिए, इन दोनों को लड़ने दीजिए। और अगर ये भी नहीं कर सकता था तो खुल के ईरान के साथ खड़ा होता कि भाई ईरान से हमारे पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं और पुराने व्यापारिक संबंध हैं, राजनीतिक संबंध हैं, तो हम उसकी अनदेखी नहीं कर सकते। और सीधी सी बात है, भारत की तो जो सनातन रीति रही है कि वो हमेशा कमज़ोर के पक्ष में रहा है। ईरान पर हमला किया गया है, ईरान ने इजराइल पर हमला नहीं किया है। तो इस समय पक्ष भारी किसका है? ईरान का। ईरान को मदद की ज़रूरत है, ईरान को सहानुभूति की ज़रूरत है। और जिन लोगों ने ईरान के प्रति सहानुभूति दिखाई है, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चीन हो, उनके नंबर दुनिया की नज़रों में बढ़ रहे हैं। क्योंकि इस समय इजराइल की जो छवि है पूरी दुनिया में, वो एक हमलावर की है, एक आक्रांता की है, एक निर्दयी सरकार की है और एक श्रेष्ठता, नस्लवादी श्रेष्ठता को कायम करने की कोशिश करती हुई सरकार की है। तो इजराइल के साथ बहुत लोग नहीं खड़े हुए हैं। और मेरा ये पूरा यकीन है कि इजराइल और ईरान का ये युद्ध दुनिया की राजनीति को एक नई दिशा देगा। महाशक्तियों के बीच में जो असंतुलन है वो एक नए सिरे से परिभाषित किया जाएगा, नए सिरे से गढ़ा जाएगा। और इस मौके पर अगर भारत चूक कर गया है तो ये उसको दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है कि इस समय वो अपनी प्रभुता दिखाता, अपनी अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाता, अपनी विदेश नीति को स्पष्ट कर देता, जिसको लेकर के तमाम सारे भ्रम पिछले 10-11 साल से बने हुए हैं। और इस विदेश नीति में हमारी जो नाकामी की वजह से आप देखें कि इजराइल तो दूर है, ईरान दूर है, अमेरिका भी बहुत दूर है, रूस भी बहुत दूर है। हमारे आस पड़ोस के जितने राष्ट्र हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, इनसे हमारे वो रिश्ते नहीं रहे हैं जो आज से
20 साल पहले, 15 साल पहले हुआ करते थे। एक ज़माने में भारत का सम्मान इन सारे पड़ोसी राष्ट्रों में तो था ही। कम से कम ये पड़ोसी तो भारत को अपना बड़ा, अपना अग्रज मानते थे और उसकी बात पर गौर भी करते थे। लेकिन अब तो स्थितियाँ उलट गई हैं। अब भारत की जो स्थिति है वो लगातार कमज़ोर हुई है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस ढंग से, जिस रहस्यमय तरीके से भारत ने सीज फायर को स्वीकार किया है, वो बहुत ही लज्जाजनक हुआ है। देखिए, यूक्रेन ने आज तक सीज फायर स्वीकार नहीं किया, जबकि उसके ऊपर सबने दबाव डाल दिए। रूस ने भी डाल दिया, अमेरिका ने भी डाल दिया, नहीं किया। ईरान और इजराइल 8वें दिन आज युद्ध का हो गया, उसने सारे दबावों को अनदेखी करके देश की संप्रभुता, देश की एकता और स्वाभिमान की रक्षा को चुना। लेकिन भारत ने पता नहीं क्यों और किसके दबाव में सीज फायर कर लिया। अब कर लिया तो कर लिया, उस पर क्या कहना, उस पर तो अब बात संसद का जब मानसून सत्र होगा तब होगी, तब देखा जाएगा। लेकिन आज की स्थिति में ये है कि इजराइल और ईरान का युद्ध जो है बहुत नाजुक मोड़ पर आ गया है और जो महाशक्तियां हैं वो लगभग आमने सामने हैं। अब हमें ये देखना है कि इन महाशक्तियों में टकराव होता है या ये महाशक्तियां कोई बीच का रास्ता निकाल करके इस युद्ध का समापन कराती हैं, सम्मानजनक समापन कराती हैं। अगर ये नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये युद्ध अगर परमाणु युद्ध में बदल गया तो हम फिर पीछे चले जाएंगे। हिरोशिमा नागासाकी तो एक घटना हुई थी जिसको हम आज तक भुगत रहे हैं। फिर अगर एक बार परमाणु बम चल गए तो दुनिया में कितना विनाश होगा, पर्यावरण का, मनुष्यता का, अर्थव्यवस्था का, राजनीति का, मानवीय मूल्यों का, इसकी आप कल्पना करके सिहर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो कृपा करके इसको लाइक कीजिए, और कृपा कीजिए तो इसे शेयर कीजिए, और कृपा कीजिए तो सब्सक्राइब कीजिए, खुद भी कीजिए, मित्रों को भी करने के लिए कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।